बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th बायोलॉजी पीपीए प्रिपरेशन सीरीज़ और इसमें हम सेक्शन ए का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है वो हमारे पास एवेल्यूएशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स एंड देयर मिक्सिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़। मतलब हमने ये चीज़ एवेल्यूएट करनी है कि अगर कोई भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो जीन्स इनहेरिट होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी ट्रेड जो है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र हो। ठीक है, और ट्रेड्स भी हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट ट्रेड भी हो सकते हैं और रिसेसिव ट्रेड्स भी हो सकते हैं। तो उनकी किस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं और कितने चांसेस होते हैं कि कौन सा इवेंट अगर होगा, तो इनकी एवेल्यूएशन करनी है और इसके लिए मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशंस करनी है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ठीक है, और बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब लाइक ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये वाला प्रैक्टिकल जो है वो पूछा जाए, प्रोबेबिलिटीज़ आपसे पूछी जाएँ और आपको कोई भी इवेंट्स दिए जाएंगे और आपने उसमें से उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये आपको दिया गया था मटेरियल, ठीक है, इसका जो पीडीएफ मटेरियल था। बेसिकली इसमें प्रोबेबिलिटी आपको समझाई हुई है, सम रूल और प्रोडक्ट रूल समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये मतलब इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको ऑलरेडी आता भी होगा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली कोई भी इवेंट है ना, उसका अकर होने के कितने चांसेस हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि अगर हम कॉइन को अगर उछालते हैं तो हमारे पास हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1। ठीक है, और टोटल कौन कौन से इवेंट्स आ सकते हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हेड आने के 1/2 चांसेस हैं, इसी तरह टेल आने के भी 1/2 चांसेस हैं। तो इनको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास जीन्स या गैमीट्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं। ठीक है, और जो है फर्दर हमारे पास वन जनरेशन प्रोड्यूस होती है। पेरेंटल जो जनरेशन थी वो होमोजाइगस थी, क्योंकि आपको सेम किस्म की गैमेट्स इसमें नज़र आ रही हैं, कैपिटल वाई फॉर येलो एंड स्मॉल वाई फॉर द ग्रीन। ठीक है, और पेरेंट जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं उसमें जो है वो हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं, जो कि हेट्रोजाइगस जनरेशन हो जाती है। ठीक है, फिर फर्दर उसकी हेट्रोजाइगस जो बन चुके हैं ऑफ स्प्रिंग्स, उनकी फर्दर नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन अगर हम उसकी बात करते हैं, तो उसमें अगर हम सेल्फ इनकी पोलिनेशन करवाते हैं या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो हमारे पास फर्दर जो है वो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो येलो कलर के जो ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, उनमें भी आपके पास कैपिटल वाई के साथ भी येलो बन सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ भी येलो बन सकता है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो शो होता है। और जो ग्रीन है उसकी पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब 2 रिसेसिव गैमेट्स जो हैं वो एक साथ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम किसी एक इवेंट के बात करते हैं कि हम डोमिनेंट डोमिनेंट आपके पास जो है वो यानी होमोजाइगस डोमिनेंट जो है हमारे पास शो होंगी। ठीक है, ट्रेट्स होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो कितने % इनके चांसेस हैं इन इवेंट्स के अकर होने के। ठीक है, तो हम होमोजाइगस बेसिकली का देख रहे हैं कि होमोजाइगस के अकर होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होमोजाइगस 2 आपको नज़र आ रहे हैं ना, यानी कैपिटल वाई से होमोजाइगस बन रहा है और एक स्मॉल वाई से होमोजाइगस बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी अगर हमने सम रूल अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स के प्रोड्यूस होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है कि होमोजाइगस जो येलो वाला है, यानी अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो वो एक ही दफ़ा अपीयर हुआ है और टोटल जो है वो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ 4 हैं। ठीक है, प्लस होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो आपके पास शो हो रहा है 1 टाइम और टोटल पॉसिबिलिटीज़ इसकी 4 हैं। तो आपने इसको ऐड रूल किया, सम रूल किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/4 और उसको जब आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो वो अगेन 1/2 आ जाएगा। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी यानी होमोजाइगस इवेंट के अकर होने की यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव में उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 1/2 यानी 50% चांसेस हैं। तो अब आपको यहाँ से भी पता चल गया कि टोटल 4 इवेंट्स में से होमोजाइगस के अकर होने की 50% चांसेस हैं।
ठीक हो गया। यानी 2/4 का मतलब है 1/2, यानी 50% चांसेस हैं कि होमोजाइगस ट्रेट्स जो हैं वो आएंगे और 50% चांसेस हैं कि हमारे पास हेट्रोजाइगस ट्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लें जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जो है वो F1 जनरेशन है, ठीक है, ये F1 जनरेशन में अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास होमोजाइगस जो अपीयर है, मतलब सॉरी, डोमिनेंट ट्रेट के अपीयर होने के, यानी इन दोनों में से डोमिनेंट ट्रेट येलो था ना और रिसेसिव ट्रेट जो है वो ग्रीन था, तो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट के अकर होने के कितने चांसेस हैं F1 जनरेशन में? 100%। ठीक है, 100% चांसेस थे। और रिसेसिव ट्रेट के कितने चांसेस थे? रिसेसिव ट्रेट के 0%, यानी वो तो शो नहीं हुआ ना, ठीक है, F1 जनरेशन में। और अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो उसमें डोमिनेंट ट्रेट के अकर होने के कितने चांसेस हैं और रिसेसिव ट्रेट के कितने अकर होने के चांसेस हैं हमारे पास? यानी डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर यानी 3/4 है। ठीक है, यानी आपके पास 75% चांसेस हैं कि आपके पास डोमिनेंट ट्रेट आएगा, और यानी आपके पास 1/4 मतलब 25% चांसेस हैं कि आपके पास जो है वो रिसेसिव ट्रेट आएगा। तो ये अब आपने ये चीज़ देखनी है कि जैसे जैसे इसी तरीके से सेल्फ आपके पास फर्टिलाइजेशन होती जाएगी, ठीक है, तो जो डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो यानी बताया जाता है कि अगर किसी भी जनरेशन में कोई रिसेसिव ट्रेट्स में कोई आप कह लें कि डिजीज़ हैं जो रिसेसिव हैं, तो कॉन्टीन्यूस जो है वो आप कह लें कि इस तरह के क्रॉस करने से, ठीक है, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और वैसे तो यानी प्लांट्स में ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होती है, ठीक है, और फिर उनके जो रिसेसिव हैं ट्रेट्स वो भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन जो है ह्यूमंस में जो है इसको हम किस तरीके से कहते हैं कि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए कि फर्स्ट कज़न मैरिजेस में जिस तरह से कहा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर 3-4 जनरेशंस में फर्स्ट कज़न मैरिज हो जाएगी तो आपके पास जो अगर रिसेसिव जीन्स में जो डिजीज़ हैं वो मोर प्रोमिनेंट होकर जो है वो सामने आ सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसमें जो है वो प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यानी हमने देखना है कि कोई भी इवेंट था जिसके अकर होने की कितने कितने चांसेस थे, उसके लिहाज से हम जो है वो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन किए बगैर हम उसको उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। अच्छा, पीछे जो है वो हमने फाइंड आउट की थी कि जो हमारे पास राउंड की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी आ रही थी? जो 4 आंसर्स आए थे हमारे पास, मतलब इस तरह से बॉक्स आया था, यानी आर 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 और आर और फिर आर आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो राउंड की कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 3/4। ठीक है, 3/4 थी प्रोबेबिलिटी राउंड की। और इसी तरीके से हमारे पास येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? मतलब ये देख लेते हैं हम। ठीक है, येलो भी आपके पास डोमिनेंट ट्रेट था, ठीक है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/4 ही है। ठीक है, तो अब इस पूरे में अगर हम देखें कि राउंड येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 तो 3 9, 9/16, इसका मतलब है टोटल 16 इवेंट्स हैं। ठीक हो गया, और उसमें से 9 जो हैं वो होंगे राउंड एंड येलो। ठीक है, तो अब इसमें जो राउंड एंड येलो में जो 9 है वो हम देख लेते हैं। ये भी राउंड एंड येलो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा और 9। ठीक है, ये 9, ये राउंड एंड येलो 9 हो गए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से देख लिया कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर एक से ज़्यादा ट्रेड्स आप चेक कर रहे होंगे तो आपने सिंपल जो इंडिविजुअल उनकी प्रोबेबिलिटी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, और अगर किसी एक ही ट्रेड को देख रहे हैं तो आप सम रूल से जो है वो किसी इवेंट को अकर होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है,
बाकी भी सारा आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है, बहुत इजी सा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, तो आप मोस्टली स्टूडेंट्स को आता ही होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो थोड़े से क्वेश्चंस दिए हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, ईजी से होंगे और ईजी से ही करके आपने आंसर देना है, ठीक है। गिवन ग्राफ प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ टंग रोलिंग, ठीक है। टंग रोलिंग ट्रेड को हम चेक कर रहे हैं फॉर अ बायोलॉजी क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये देखने से ही आपको पता चल रहा है कि मतलब यानी अगर मतलब क्या पता चल रहा है, ये ऊपर 100 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 25 होगा, ये 50 है, ये 75 है, तो आपको पता चल गया है कि 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो टंग रोलर्स हैं और 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन रोलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलर एंड नॉन रोलर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। आप सिंपल कहेंगे कि रोलर्स कितने हैं जी, आप पहले उनकी तादाद लिख लेना, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। रोलर्स आपके पास हैं 75 और टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 100, ठीक है। 100/75 आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4, ठीक है, और 0.75 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर आप लिख लें नॉन रोलर्स, ठीक है, और नॉन रोलर्स की आप तादाद लिखें 25 100 में से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 0.25 प्रोबेबिलिटी है इसके अकर होने की, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डाटा बी इन द ग्राफ बी प्लॉटेड इन एनी अदर वे। तो बेसिकली ये वाला जो था ना आपके पास, ये आपके पास था बार ग्राफ, ठीक है, ये आपके पास बार ग्राफ था। और जो हिस्टोग्राम होता है ना, तो हिस्टोग्राम में अगर कुछ इस तरह से हो, अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए तो उसमें ये बार्स जो है ना वो अगर जुड़ी जुड़ी सी हों ऐसे, और फिर कभी इस तरह जा रही हों फिर इस तरह जा रही हों, तो इस तरह से जुड़े हुए बार्स हों तो उनको हिस्टोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अलग अलग, जैसे अभी इस ग्राफ में शो हो रहा है तो ये बार ग्राफ है, ठीक है। तो आप शो कर सकते हैं इसको जो है वो पाई चार्ट से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप पाई चार्ट में ऐसे करें, लाइक ऐसे गोल सा सर्कल बना लें, ठीक है। तो आपके पास 25% है ना, तो आप यहाँ पे लिख लें नॉन रोलर्स और यहाँ लिख लें रोलर्स, आपने शो कर दिया, सिंपल, ठीक हो गया। और देन हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ रोलर्स एंड नॉन रोलर्स। देखिए, जीनोटाइप पूछा हुआ था, इसका मतलब उसकी जीन्स जो है वो किस तरह की होंगी, और फिनोटाइप होता है तो मतलब उसका हमने प्रॉपर जो ट्रेट हमें नज़र आ रहा हो रहा है, येलो है, ग्रीन है, हाइट है, टॉल है, शॉर्ट है, या रिंकल या राउंड सीड है, कुछ भी है, तो वो उसकी फिनोटाइप होती है, ठीक है। और उसकी जो गैमीट्स की फॉर्म में आप जीन्स की फॉर्म में शो करते हो तो उसकी जीनोटाइप होती है, ठीक है। तो रोलर्स और नॉन रोलर्स की जो है वो किस तरह की जीनोटाइप हो सकती है, तो देखें रोलर्स जो है ना आपके पास, तो वो मतलब आपके पास डिफरेंट दो तरीके के हो सकते हैं, अगर दोनों डोमिनेंट हो तो भी रोलर्स हो सकते हैं, और एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव जीन हो तो भी जो है वो इसकी जीनोटाइप बन सकती है रोलर्स की। और नॉन रोलर्स की जो है वो आपके पास अगर रिसेसिव ट्रेट्स होंगे तो ही बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें कितना आसान है, और इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन आएंगे आपको इंशाल्लाह। व्हाट वुड बी द चांसेस ऑफ द रोलर चिल्ड्रन इफ़ फादर इज़ हेट्रोजाइगस रोलर एंड मदर इज़ नॉन रोलर, ठीक है। अब देखें, हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस का तो आपको पता है ना कि हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है कि अगर वो दोनों जो ट्रेट्स आपको गैमेट्स की फॉर्म में शो हो रहे हैं तो वो अगर डिफरेंट होते हैं तो वो हेट्रोजाइगस हो जाता है, और अगर सेम होते हैं तो वो होमोजाइगस हो जाता है। तो फादर जो है ना वो आपके पास हेट्रोजाइगस रोलर है, ठीक है। फादर जो है वो हेट्रोजाइगस रोलर है, ठीक है, लाइक इस तरह से। और मदर जो है वो क्या है हमारे पास हेट्रोजाइगस, दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं। मदर फादर इज़ हेट्रोजाइगस रोलर एंड मदर इज़ नॉन रोलर, दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है। तो हमारे पास बल्कि हेट्रोजाइगस तो नहीं हो सकती मदर, क्योंकि वो नॉन रोलर है, तो नॉन रोलर तो हमेशा आर होगा तो ही शो होगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है वो फर्दर किस किस्म की गैमीट्स बनाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और ये कैपिटल आर वाली ही बनाएगी, ठीक है, ठीक है। तो वो जो पनेट स्क्वायर होता है उसके थ्रू अगर आप जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल स्मॉल के साथ अगर आप इसको शो करें तो कैपिटल स्मॉल 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 और कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो ये आपके पास 50-50% चांसेस हैं, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग्स जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 50% रोलर्स एंड 50%
नॉन रोलर्स के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, कैन टू रोलर पेरेंट्स प्रोड्यूस अ नॉन रोलर बेबी, ठीक है। तो अब अगर आपके पास दोनों जो हैं वो क्या हैं, रोलर पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है कि अगर हम रोलर जो हैं वो हेट्रोजाइगस वाले लें, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो प्रोड्यूस कर देंगे ना, ठीक है, इस तरीके से। तो अगेन पनेट स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आपके पास ये देखें, ये वाला लास्ट में ये वाला चांस आ गया है कि कोई नॉन रोलर बेबी का जो है वो 25% चांसेस हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे येस प्रोड्यूस हो सकता है, फिर आप ये क्रॉस करके दिखा दें और फिर आप बताएं कि 25% जो है वो चांसेस हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन रोलर ऑफ स्प्रिंग, ठीक हो गया। तो ये जो इसके आंसर्स हैं वो भी देख लें, इसी तरीके से ही आपने जो है इनको अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ये यहाँ पर। नेक्स्ट जो है इसका प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गिवन डाटा ऑफ पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन है, ये तकरीबन 40, 25 और 5, ये भी 30 और ये 30, टोटल 100 नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 100 हैं, और उनका ब्लड ग्रुप 40 का ए है, 25 का बी, 5 लोगों का ए बी और 30 का ओ, ठीक है। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द अबव डाटा, अबव गिवन डाटा ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है, ऐसे करें, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स लिख लें, ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप शो होंगे, ठीक है, और इधर नंबर ऑफ पर्सन्स शो होंगे इन पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले एक ब्लड ग्रुप को शो करना था, एक ब्लड ग्रुप का 40 है ना, तो आपने इधर मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंगली वो देख लेना, ये 40 यहाँ पर आता है ना, मतलब यहाँ पर आपने 40 तक बताना है कि इनका ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और जो आपके पास जो दूसरे थे बी वाले वो 25 हैं, तो ये 10, 20 और 25, तो मतलब लाइक यहाँ तक जाएंगे 25 बन जाएगा, उनका बी ब्लड ग्रुप है। और 5 लोगों का जो है वो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, और फिर हमारे पास जो है वो 30 लोगों का, यानी 10, 20, 30, तो 30 लोगों का जो है वो हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपने शो कर दिया, वैसे यहाँ शो करते हैं ए बी ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप इस तरफ शो करें। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, देन आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। क्या लिखा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, यानी ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है टोटल में से, फिर बी की कितनी प्रोबेबिलिटी है टोटल में से, तो इस तरह से आपने जो है वो सब की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मतलब पीछे तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी ना, अभी हमने किसकी की थी, रोलर और नॉन रोलर की थी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लड ग्रुप ए की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो कितनी है टोटल, इसके ब्लड ग्रुप ए कितने लोगों का था, 40 लोगों का था, 40 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 20 से, अगर इसको डिवाइड करें ना 20, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2/5, और ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह बी का भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। बी आपके पास टोटल कितने थे, बी थे आपके पास 25, ठीक है, तो 25 टोटल पॉपुलेशन 100 थी, तो ये 1/4 हो जाता है 25 से, अगर इसको डिवाइड करें, ठीक है, 25 से कम 25 और 25 के 100, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी की 0.05 आ जाएगी और ओ की 0.30 आ जाएगी, ठीक है। उसके आंसर्स अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। और फिर है विच एलील ए बी ओ सीम्स टू बी मोर फ्रिक्वेंट इन द अबव पॉपुलेशंस। ऑब्वियसली बात है कि जिस पॉपुलेशन की जिसके नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं उसी की एलील ज़्यादा होगी, तो ए ब्लड ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं तो उसी की एलील ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। हाउ इज़ प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स। प्रोबेबिलिटी कैसे इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें जीनोटाइप से जब हम जीन्स की पॉसिबिलिटी लगाते हैं तो हमें जो पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं वो पता चल जाती हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स में कौन कौन से ट्रेड्स हैं वो डोमिनेटली शो हो सकते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हाउ इज़ प्रोबेबिलिटी यूज टू प्रेडिक्ट द ट्रेड्स।
तो प्रोबेबिलिटी से हम ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मतलब ये जो अभी हमने पूरा मैथमेटिकल सिस्टम किया है, लॉज जो हैं प्रोडक्ट लॉ, सम लॉ, इनको यूज़ करते हुए, तो प्रोबेबिलिटी हेल्प्स प्रिडिक्ट ट्रेड्स बाय मेकिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, ऑफ जो भी हमारे पास ट्रेड्स आ रहे होते हैं, ट्रेड एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन द गिवन ऑफ स्प्रिंग्स वाया दोनों रूल्स, वाया सम और प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ है और ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट की हुई हैं और ये फर्दर उनके आंसर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो हमारे पास 5th एक्सपेरिमेंट था वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है और बहुत आसान था, बहुत ही इजी था, आपको पहले का भी आता होगा, लेकिन आपको ये आइडिया हो गया इस वीडियो से कि आपके पास किस तरह के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं और आपने अपना माइंड उस तरह से कैलकुलेशन वगैरह करें। आपकी जो बुक में भी थोड़ा बहुत दिए होंगे तो वो आप देख लें, ठीक है। तो आपका जो है वो इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आपका परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप इसको लाइक भी कर दें और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।